गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स, यानी कि ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। 4 लेक्चर इससे पहले मैं आपको दे चुका हूँ। आज का लेक्चर 5वां लेक्चर होगा एंड होपफुली लास्ट लेक्चर होगा, अगर आप लोगों के डाउट्स नहीं आते हैं तो। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने थेल्स थ्योरम, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस और इसके अलावा सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स के रूल्स वगैरह पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने बना लिए थे। लगभग सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हैं। एक क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को डाउट हो सकता है उसको मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग मीडियंस। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बता क्या रहा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं। तो आप मान लीजिए दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी, और दूसरा सिमिलर ट्राइंगल क्या होगा इसके, डी ई एंड एफ। तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो आपको क्या प्रूफ करना है कि इनकी जो संगत माध्यिकाएं हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग मीडियंस। पहली बात तो मीडियन समझो क्या होता है। मीडियंस का मतलब, माध्यिका का मतलब क्या होता है। जैसे किसी भी शीर्ष से मुझे यहाँ पे एक रेखा खींचनी है तो मैं किससे मिलाऊंगा, जब बी सी का जो मध्य बिंदु होगा, भुजा बी सी के मध्य बिंदु को मैं ऊपर की शीर्ष से मिलाता हूँ, तो ये क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। समझ रहे हो। वैसे ई एफ का मिड पॉइंट को अगर मैं वर्टेक्स के पॉइंट से कनेक्ट कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए से, इसको नाम दे दो एम और इसको नाम दे दो एन। तो ए एम मीडियन है और डी एन मीडियन है। तो आपको प्रूफ ये करने के लिए बोल रहा है कि इफ दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, समरूप हैं, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा, इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, dn का स्क्वायर। एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन डी एन का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कभी भी कोई दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है। एरिया का रेशियो आपने क्या पढ़ा था इससे पहले, थ्योरम नंबर 6 पे, शायद थ्योरम नंबर 6 पे आपने पढ़ा था कि ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर, सॉरी थ्योरम नंबर 7 में पढ़ा था, ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, आप लोगों ने पढ़ा था कि संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है किसका, रेशियो, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल। ठीक है, ओके। तो अब हमको जो प्रूफ करना है उसको प्रूफ कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको डेराइव करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को प्रूफ करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ विल बी इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन का होल स्क्वायर। आपको इतना प्रूफ कर देना। अगर आप इतना प्रूफ कर देते हो तो ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। समझ रहे हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं अप्रोच कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमको पता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो है एक दूसरे के बराबर होगा, पहली बात तो। दूसरी बात की संगत कोण है ना, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा। मतलब जैसे बी है वो ई के बराबर होगा, एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। ठीक है, तो हम अप्रोच कैसे करेंगे, पहले हम इन दो सिमिलर ट्राइंगल्स को पकड़ेंगे, ए बी सी और डी ई एफ, इससे कुछ डेटा निकालेंगे और क्या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये वाला ट्राइंगल आपका, ये इतना छोटा वाला जो ट्राइंगल है और ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ये दोनों भी आपस में क्या है, समरूप है। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को समरूप यानी कि सिमिलर प्रूफ कर ले जाते हो तो हम बोल पाएंगे कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन। समझ रहे हो। तो इससे पहले जो हम लोगों ने थ्योरम नंबर 6 पे प्रूफ किया था, ए बी अपॉन डी की जगह पे हम क्या रख देंगे, ए एम अपॉन में डी एन रख देंगे। समझ में आया क्या। ओके,
तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों को पता है, गिवन है, क्या गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये आपको पहले बताया है कि ये दोनों समरूप हैं। ठीक है, अगर ये दोनों समरूप हैं तो आप क्या बोल सकते हो कि ए बी अपॉन डी ई विल बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ विल बी इक्वल टू बी सी बटे ई एफ। ठीक है, इतना होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ओके, तो ये आपको पता है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं कि इन दोनों को देख लो, ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इनको मैं रीराइट कर रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ। ए बी अपॉन डी ई विल बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक, ओके ओके। तो अब देखो, बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी को, ठीक है, बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में डी ई बराबर बी सी इक्वल्स टू, बी से सी को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स बी एम लिख सकता हूँ, क्या 2 टाइम्स बी एम। और वैसे ही ई से एफ को क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ई एन। ध्यान दो, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, मैंने आपको क्या बताया था कि एम और एन क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, है ना। अगर बी सी का मिड पॉइंट एम है और ई एफ का मिड पॉइंट एन है, तो आप बोल सकते हो बी से एम बराबर एम से सी होगा, वैसे ही ई से एन बराबर एन से एफ होगा। समझ रहे हो। तो बी सी को आप क्या लिख सकते हो, 2 बार बी एम, और ई एफ को आप क्या लिख सकते हो, 2 बार ई एन। तो बी सी को मैंने लिखा 2 बी एम और ई एफ को मैंने लिखा 2 ई एन। ठीक है, तो इसको और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी एम अपॉन ई एन। समझ में आया क्या। ठीक, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे अगर आप रीजन लिखना चाहो तो रीजन क्या होगा, क्योंकि m एंड n आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड ई एफ। समझ रहे हो, m और n क्या है, मध्य बिंदु है बी सी और ई एफ के, इसीलिए 2 बार बी एम बराबर बी सी हो जाएगा, 2 टाइम्स ई एन बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम। इतना हमको जानकारी मिल गई। ठीक है, अभी आपको ये बात पता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, इसलिए ये एंगल बराबर क्या होगा, ये एंगल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। ठीक, सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आगे बढ़ो, और आपको पता है ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन में ई एन। ठीक, ए बी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू बी एम अपॉन में ई एन। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 से ये आ गया और ये आ गया। अब आपने एक नियम पढ़ा है, ठीक है, एक नियम आपने क्या पढ़ा था, इफ 2 एंगल्स आर इक्वल, अगर 2 कोण एक बराबर हो और उनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं, उनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में आपने क्या पढ़ा था, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ा था, क्या एस ए एस समरूपता पढ़ा था आपने। एस ए एस समरूपता के अनुसार क्या हो जाएगा, देख लो, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है और इनको अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात क्या है, सेम है। तो अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन कौन सी, एंगल बी को कौन कौन इंस्क्राइब कर रहा है, देखो ए बी और बी एम। तो ए बी और बी एम, यहाँ पे देख लो डी ई और ई एन। ठीक है, तो ए बी अपॉन डी ई अपॉन में बी एम अपॉन इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन। इसको देखो और ये देखो, ये हो गया आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अनुसार क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल, सॉरी ए बी एम होगा ये। ठीक है, ट्राइंगल ए बी एम विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एन, है ना, डी ई एन। तो आपका ये छोटा हिस्सा ट्राइंगल का और ये छोटा हिस्सा ट्राइंगल का क्या है, आपस में सिमिलर है। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो आप क्या लिख सकते हो, इंप्लाइज ए बी अपॉन में डी ई विल बी इक्वल्स टू बी एम अपॉन में ई एन विल बी इक्वल टू ए एम अपॉन में डी एन। समझ रहे हो। अब आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। और ये कैसे आता है,
अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, एक बराबर होता है। इफ रेशियो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल। तो हम लोगों ने पहले इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया है, उसके बाद ये चीज़ लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो काम का है आपके वो क्या है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन। ए से बी अपॉन डी से ई इज इक्वल्स टू ए से एम अपॉन में डी से एन। तो आप जानते हो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे। आपको क्या पता है कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रायंगल डी ई एफ क्या होता है, ए बी अपॉन में डी ई का होल स्क्वायर, या ऐसा भी लिख सकते हो ए सी अपॉन में डी एफ का होल स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बी सी अपॉन में ई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं, इतने हिस्से को देख रहे हैं। इसको, इस हिस्से को हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी ई। ए बी अपॉन डी ई की जगह मैं लिख दे रहा हूँ ए एम अपॉन डी एन, ए एम अपॉन डी एन। ठीक है, तो ए बी अपॉन डी और की जगह ए एम अपॉन डी एन आ गया, तो स्क्वायर का स्क्वायर तो लगा ही रहेगा। तो ये आपने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन प्रूफ। ठीक है, कैसे प्रूफ हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, ओके। तो कुछ नहीं किया हम लोगों ने, हमको प्रूफ करना था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत माध्यिका देख लो, ए एम और डी एन, ए एम और डी एन। ठीक है, आपने ये प्रूफ कर लिया कि दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यही प्रूफ करना था और ये बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया। शुरुआत कैसे करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, एक बराबर होगा। तो ए बी अपॉन डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, और ई एफ को और बी सी को आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स बी एम 2 टाइम्स ई एन। तो 2 2 कट जाएगा, बी एम अपॉन ई एन आ जाएगा किसके बराबर, ए से बी अपॉन में डी से ई के बराबर। ठीक है, इतना आने के बाद आपको क्या करना है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। फिर ट्रायंगल ले लो ए बी एम और डी ई एन। यहाँ पे आप क्या देखते हो, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स का एंगल है ना। कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल, ए बी सी और डी ई एफ का। तो ये और ये कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना, होंगे ही, क्योंकि ये गिवन डेटा से आ रहा है आपका, है ना। उसके बाद क्या हो गया कि आपने अभी अभी जो इक्वेशन नंबर 1 से निकाला था कि ए बी अपॉन में डी इक्वल्स टू बी एम अपॉन में ई एन, उससे आपका क्या हो गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बन गया। ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए, छोटे वाले ट्राइंगल के लिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बन गया। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो भी सिमिलर होगा। तो आप ए बी अपॉन में डी ई को क्या लिख सकते हो, ए एम अपॉन में डी एन लिख सकते हो। यहाँ से आपको मिल गया ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन, आपने उसको क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आप कोई और मीडियन भी बनाते, मान लो आप ये मीडियन बना लो, इसमें ये मीडियन बना लो, इसको नाम दे दो ओ, इसको नाम दे दो पी, तो आप ये भी प्रूफ कर पाओगे कि बी से ओ बटे में ई से पी। ठीक है, ये इसी के बराबर क्या आ जाएगा, बी से ओ बटे में ई से पी। ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर भी आप प्रूफ कर सकते हो चाहो तो, है ना। फिलहाल इतना प्रूफ करना सफिशिएंट है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आपका थ्योरम नंबर 9 प्रूफ करने वाले हैं हम लोग, आपकी बुक से थ्योरम नंबर 9 प्रूफ करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रूफ करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आप सभी जानते हो, है ना। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख लो, ये अगर 90 डिग्री है तो कर्ण क्या होगा, AC होगा, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर बेस क्या हो जाएगा, मान लो अगर आपने कौन सा एंगल लिया हुआ है, ये एंगल ले लो, चलो ठीक है। तो आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, आपको प्रूफ करना है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC के होल स्क्वायर के। ठीक, ये है पाइथागोरस थ्योरम। ऑलराइट, आपने पहले भी पढ़ा है इसको, लेकिन आज हम क्या करेंगे, इसको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के माध्यम से प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कि आप पाइथागोरस थ्योरम को सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से कैसे प्रूफ कर सकते हो। ऑलराइट,
तो चलिए इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ करना क्या है। ऑलराइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शीर्ष बी से भुजा AC पे एक क्या गिराएंगे, लंब गिराएंगे। सभी जानते हैं लंब क्या होता है, एक ऐसा लाइन होता है जो कि बेस के परपेंडिकुलर होता है ना, यानी कि 90 डिग्री पे होता है। तो ये आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, नाम दे दो ABC है तो इसको नाम क्या दे देंगे हम, D नाम दे देते हैं। ठीक, ABC और ये आ गया आपका D। ठीक है, तो अब आपको क्या प्रूफ करना है, पाइथागोरस थ्योरम। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है ABD, इसको प्रूफ कर दें सिमिलर इस बड़े ट्राइंगल के। ठीक, फिर हम क्या प्रूफ करेंगे, ये जो छोटा ट्राइंगल है कौन सा, DBC, ये समरूप है यानी कि सिमिलर है बड़े ट्राइंगल ABC के। ठीक, ये सिमिलर हो जाएगा बड़े ट्राइंगल के, ये सिमिलर हो जाएगा इस बड़े ट्राइंगल के। तो उससे आप लोग क्या प्रूफ करने की कोशिश करोगे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ऑलराइट, तो ये हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझ लो कि मैं आपको यहाँ क्या प्रूफ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं प्रूफ करूँगा ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक, दूसरा मैं ये प्रूफ करूँगा कि ट्राइंगल कौन सा, BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक, उसके बाद क्या प्रूफ करेंगे, ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDB। ठीक, ये तीन चीज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। इसके माध्यम से हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इन तीनों चीज़ों को प्रूफ करना है हमको। ऑलराइट, एक एक करके समझते हैं कैसे होगा। सभी लोग धैर्य रखेंगे, पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो जो ट्राइंगल मैं बोल रहा हूँ उसको देखते चलो। सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC। छोटा ट्राइंगल ये वाला और बड़ा ट्राइंगल ये पूरा। ऑलराइट, ये हम लोग लेने वाले हैं। तो मैं इसको अगर आपके लिए अलग से बना दूं, कैसे बनेगा, ये छोटा ट्राइंगल ये बन जाएगा और एक बड़ा ट्राइंगल आपका ये बन जाएगा। ठीक, तो ये है 90 डिग्री, यहाँ पे ये है 90 डिग्री, ये है ADB और ये हो जाएगा आपका AB एंड C। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं जैसे जैसे बताते जाऊं देखते जाइए। सबसे पहले क्या होगा, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, दोनों क्या है, 90 अंश है। ठीक, पहली चीज समझ में आई क्या, एंगल D बराबर है एंगल B के। ओके, ठीक, और दूसरा क्या है, एंगल A बराबर है एंगल A के। इस ट्राइंगल का एंगल A बराबर है इस ट्राइंगल के एंगल A के, है या नहीं है, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल का है, एक ही ट्राइंगल के तो दो हिस्से हैं। तो ये एंगल इसी एंगल के बराबर है। तो ये और ये, इसको क्या बोलते हैं हम, उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। तो अब आप देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में हमारे पास दो चीजें हैं। पहला ये एंगल इसके बराबर है, दूसरा ये एंगल इसके बराबर है। तो साफ सुथरी बात ये है कि अगर ये दो एंगल इन दोनों एंगल के बराबर है तो तीसरा एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा, ये एंगल बाय डिफॉल्ट इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास दो एंगल बराबर आ गए हैं। तो आप क्या कह सकते हो, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल ADB triangle ADB will be similar to triangle ABC। ओके, ट्राइंगल ADB आपका सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। ऑलराइट, ठीक, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि AB अपॉन A से B अपॉन A से C इक्वल्स टू A से D अपॉन में A से B विल बी इक्वल्स टू D से B अपॉन में B से C। ठीक, ये लिख सकते हो क्या, ये क्या हो गया,
सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लो, मैंने आपको बोला था ए इज करस्पॉन्डिंग टू ए, डी इज करस्पॉन्डिंग टू बी और बी इज करस्पॉन्डिंग टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो कौन किसके संगत है, इसी के अनुसार मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी अपॉन में ए सी लिख रहा हूँ, क्योंकि ए बी और यहाँ पे ए सी दोनों अपने अपने जगह पे क्या है, हाइपोटेनस है। तो ए बी अपॉन में ए सी का रेशियो बराबर ए डी अपॉन में ए बी का रेशियो, तो ए से डी अपॉन में ए से बी का रेशियो, और वैसे ही डी से बी और यहाँ पे बी से सी। ऑलराइट, तो इन तीनों भुजाओं का रेशियो मैंने ले लिया, ये क्या आ गया, एक बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से और क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से और क्या लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में ए सी विल बी इक्वल टू ए डी अपॉन में ए बी। ठीक, ये लिख सकते हो, इसको इग्नोर करो, ए डी अपॉन में ए बी। ठीक है, ओके। तो अब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी इस तरफ चला जाएगा, ए बी इंटू ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए डी इंटू ए सी। ठीक है, ये आ गया ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको याद रखेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए डी इंटू ए सी, ए से डी इंटू ए से सी। ठीक है, ये आपका हो जाता है, ए से डी इंटू ए से सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। कैसे आया, सिमिलरिटी प्रूफ करके आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल बोल रहा हूँ, वो दो ट्राइंगल देखो, बी डी सी, तो ये मैंने बना दिया बी डी सी, और एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ये पूरा वाला ए बी सी पूरा ट्राइंगल, और ये बी डी सी छोटा वाला हिस्सा। ठीक है, तो फ्रॉम ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो बी डी सी और ए बी सी ट्राइंगल लेने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी देखो, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, क्यों, ये दोनों 90 डिग्री है। दूसरा क्या है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, यहां भी वही रीजन है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। तो यहां फिर से क्या आ गया, ये दोनों ट्राइंगल, मतलब ये एंगल इसके उभयनिष्ठ है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली तीसरे एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल क्राइटेरिया से एंगल समरूपता यानी कि एंगल सिमिलैरिटी से आप क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल बी डी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए विल बी सिमिलर टू इक्वल टू ट्राइंगल ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये आपका इतना प्रूफ हो गया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो आप फिर से एक चीज़ लिख सकते हो, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे। तो अगर बी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, देन हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन में ए बी विल बी इक्वल्स टू डी सी अपॉन में बी सी विल बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ए सी। होगा इतना, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डी सी अपॉन में बी सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, डी सी इंटू ए सी बराबर बी सी इंटू बी सी, इंप्लाइज बी सी के होल स्क्वायर के बराबर क्या आ जाएगा, डी सी इंटू ए सी, ये आ जाएगा। तो बी सी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, डी से सी इंटू ए से सी के बराबर है। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 आपका वो था, इक्वेशन नंबर 2 ये था। मैं इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, उस साइड को रफ करूँगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, देख लो, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, ए डी इंटू ए सी। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ रीराइट करके मैं राइट साइड को मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बी सी ए बी है ना, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। ठीक है, अब देख लो ए सी और ए सी दोनों जगह कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ ए सी बाहर, ए डी प्लस डी सी। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। तो ए बी का स्क्वायर
प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी। ध्यान दो, ए से डी प्लस डी से सी को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए सी इम्प्लाइज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी का स्क्वायर होता है। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रूफ करना था, तो वो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो चुका है। ऑलराइट, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इस छोटे ट्राइंगल को इस पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ किया। ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा ए डी इंटू ए सी बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही क्या करोगे, इस ट्राइंगल को इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करोगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, ए डी सी इंटू ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर आपको मिल गया, इन दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, ए सी दोनों जगह कॉमन है, बाहर निकाल लो, ए डी प्लस डी सी बच जाएगा, उसको जोड़ोगे तो ये भी क्या आता है, ए सी आता है। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल इक्वेशन है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। आप लोगों को मैंने 3 पार्ट्स में बताया है, आप इसको क्या करेंगे, एक साथ जब आप नोट डाउन करके समझोगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इसमें कोई दिक्कत आती है तो वीडियो लेक्चर दोबारा देखें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा क्या कहता है आपसे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ऑलराइट, यानी कि आपको बोल रहा है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, उसमें ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, किसी एक भुजा के वर्ग, ठीक है, करेंगे तो यहां पे क्या बोलना चाह रहा है आपको, ए सी का स्क्वायर दिया हुआ है और बी सी का स्क्वायर दिया हुआ है, इन दोनों का योग अगर क्या दिया रहा है आपके ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ए से सी बी से सी, तो ये आपका हो जाएगा ए बी के स्क्वायर के बराबर, ये आपको दिया गया है। ठीक है, अगर आपको दे रहा है कि कोई 2 भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, ठीक है, तो उस ट्राइंगल में आपका ये जो कोण है 90 डिग्री का बनेगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो अभी तक हमको क्या पता था, होता था एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी आप क्या करोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल ऐसा है जिसमें 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। ठीक है, 2 भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो ऐसे केस में आपको प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। ठीक, इसको कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए। मान लेते हैं एक ट्राइंगल है ए बी सी, जहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी के स्क्वायर के बराबर है। ये आपको क्या है, गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया गया है, तो आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करें कि कोण कौन सा आपका ए सी के सामने वाला कोण बी आपका 90 अंश का होगा, ये आपको सिद्ध करना है। ऑलराइट, तो हमको प्रूफ ये करना है, गिवन ये दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, एक रचना करेंगे, एक ऐसे त्रिभुज की रचना करते हैं जहाँ पे ए बी के बराबर क्या हो, मान लो एक त्रिभुज पी क्यू आर बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक त्रिभुज पी क्यू आर बना रहे हैं, पी क्यू आर, जिसमें ए बी के बराबर क्या लिया है हम लोगों ने, पी क्यू लिया है, और वैसे ही बी सी के बराबर क्या लिया है हम लोगों ने, क्यू आर लिया है। ठीक है, रचना कैसी करनी है, एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें ए बी के बराबर है ना, मतलब अगर ए बी की जो भी लंबाई है उसी के बराबर पी क्यू ले लो, और बी सी की जो भी लंबाई है उसके बराबर क्यू आर ले लो, और पर यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या होगी कि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल एट क्यू। तो हम लोगों ने ऐसे त्रिभुज की रचना की है जो कि क्यू पे समकोण है ना, क्यू पे राइट एंगल है, एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ऐसा है। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यू एंगल 90 है, सिंस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, देखो, पी क्यू का स्क्वायर
प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। देखो जो भी क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो हम लोगों ने ऐसा एजम्पशन किया था कि ये ट्राइंगल राइट एंगल है क्यू पे, अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल है क्यू पे, मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या लिख लिया, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना जब हम लोगों ने लिख लिया है, तो अब इस मुझे ये बताओ कि पी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू को आप लिख सकते हो ए से बी, ए बी का स्क्वायर, और क्यू से आर को क्या लिख सकते हो आप, बी सी लिख सकते हो। तो बी सी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी आर के स्क्वायर के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की तुलना करो। 1 एंड 2 की तुलना करने पर ठीक, आप क्या देख सकते हो कि आपका आ जाएगा P से R का स्क्वायर बराबर हो जाएगा A से C के स्क्वायर के। ठीक है, अगर पी आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर है, इंप्लाइज पी आर बराबर हो जाएगा ए सी के। ठीक, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 3। तो पी आर बराबर ए सी आ गया। ठीक है, ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर आपने लिया हुआ था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेंगे रफ में। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। तो नाउ फ्रॉम ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर से, तो आपने ए बी के बराबर क्या लिया हुआ था, पी क्यू लिया था, बी सी के बराबर क्या लिया था, क्यू आर लिया था। ये कहाँ से आया, रचना से, यानी कि फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। और वैसे ही तीसरा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या आ जाएगा आपका, पी आर आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से। तो ए बी बराबर पी क्यू, अगर ये पी क्यू आर था आपका, पी क्यू आर, तो ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, और आपका ए सी बराबर पी आर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एस 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 सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना। यानी कि एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। अगर तीनों साइड्स बराबर होते हैं किन्हीं दो ट्राइंगल्स के, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर होता है। ठीक है, सरल शब्दों में बोला जाए तो कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम मतलब क्या होता है, बराबर होता है। इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखूंगा तो ये इसको ढक देगा, इसको इसके ऊपर रखूंगा तो ये इसको ढक देगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो दो बराबर त्रिभुज के सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो आपने क्या माना था, एंगल क्यू 90 डिग्री है, इसलिए आपका एंगल बी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया क्या। सबसे पहले हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब सभी कोण एक दूसरे के संगत कोण के बराबर होंगे, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, और अगर क्यू 90 डिग्री है तो बी भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना था कि एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्रूफ हो गया है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, जो ट्राइंगल दिया हुआ था उस ट्राइंगल के जैसा एक दूसरा ट्राइंगल बनाया। बस यहाँ पे अलग क्या किया कि एक समकोण ले लिया आपने। जब समकोण लिया तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोगों ने क्या किया है, जो बची हुई भुजा थी उनको एक दूसरे के बराबर सिद्ध किया। ठीक है, फिर दोनों एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के अनुसार बराबर हैं, तो सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑलराइट, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर इसके अलावा कोई डाउट हो तो भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।